हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25+ MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी यूज़फुल प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी होने वाली परीक्षा SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरी पॉलिटी के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने GK विथ एक्सप्लेनेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, MCQ दिए गए हैं, तो पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा आंसर देने के लिए, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल उच्च न्यायालय करता है। केरल हाई कोर्ट या केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कहाँ पर स्थित है? कोची में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात है। गुजरात भारत की किस ओर स्थित है? पश्चिम की ओर स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं, इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके उत्तर में राजस्थान, उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। अरब सागर इसकी पश्चिम दक्षिण सीमा बनाती है। गुजरात के यदि आपसे पूछ ले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की विधानसभा एक सदनात्मक है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। दोस्तों, ये सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल ही जाएंगे, तो रिक्वेस्ट है कि इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? आसान प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 63 में लिखा गया है।
और उपराष्ट्रपति का पद यदि आपसे पूछ ले किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? यदि आपसे पूछ ले, जगदीप धनखड़ है। आप उनका चित्र देख सकते हैं। ये जगदीप धनखड़ साहब हैं जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो। ये 4 योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है? भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। दोस्तों, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर होता है फातिमा बीबी। याद रखिएगा दोस्तों, फातिमा बीबी कभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी थी। उनका पूरा नाम क्या था? मीरा साहब फातिमा बीबी उनका पूरा नाम था। और वे 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रही और वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है? मतलब विधायिका द्विसदनात्मक नहीं है। निम्नलिखित किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अधिकांश राज्यों में विधानमंडल कैसा होता है? एक सदनात्मक होता है, यानी सिर्फ विधानसभा होती है। लेकिन भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। वे राज्य कौन कौन हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। विधान परिषद वाले 6 राज्यों के यहाँ ट्रिक दिए हुए हैं। ट्रिक क्या कहता है? अब तुम करना, ABTUMKARNA, अब तुम करना। ए से आंध्र प्रदेश, बी बिहार, टी तेलंगाना, यू उत्तर प्रदेश, एम महाराष्ट्र और करना कर्नाटक। ठीक है। आप इस ट्रिक को अपनाइएगा, जल्दी याद हो जाएगा। 6ठा सवाल है, भारत के कितने पूर्व उपराष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के कितने उपराष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है। भारत रत्न की बात कर लेते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह किस लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में क्या किया जाता है? कला,
साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। इस सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन यह प्रावधान कब जोड़ा गया? 1966 में जोड़ा गया। और मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न यदि आपसे पूछ ले किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। इसके बाद अभी तक 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत मिल चुका है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत रत्न की छवि कैसी होती है, भारत रत्न अवार्ड दिखने में कैसा होता है, तो यह पीपल के पत्ते पर, आप देख सकते हैं चित्र में, पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लैटिनम छवि अलंकृत रहती है इसमें। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला भारत रत्न 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था राष्ट्रपतियों में। और इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, जिसे 2019 में अंतिम बार यह पुरस्कार दिया गया था। देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार मेज के झंडे का सबसे सही आकार कौन सा है? मेज के झंडे की बात हो रही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 × 100 mm। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार मेज के झंडे का सही आकार कौन सा है? 150 × 100 mm। भारतीय ध्वज संहिता कब बनी थी? 2002 में बनी थी। और इसके अनुसार मेज के झंडे का सबसे अच्छा आकार 150 × 100 mm है। एयरक्राफ्ट के लिए यह 450 × 300 है और मोटर कार के लिए 225 × 150 mm है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। अनुच्छेद 272 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? इस अनुच्छेद के अंतर्गत कर यानी टैक्स जो संघ द्वारा उद्गृहित यानी लिया जाता था, उसे संघ और राज्यों के बीच वितरित करने का प्रावधान था। इसे संवैधानिक अधिनियम 2000 के धारा 4 के द्वारा कब हटा दिया गया? 9/6 सन 2000 को इसे हटा दिया गया। 200 सेशन कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों कह रहा हूँ काफ़ी मेहनत लगती है। आपको इसमें क्या क्या करना होता है? थंबनेल बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है, कंटेंट रिकॉर्ड करना होता है, अपलोड करना होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना होता है। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक बार से सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार
मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा सच्चर कमेटी ने कहा था। सच्चर कमेटी यदि आपसे पूछ ले कब गठित किया गया था? 2005 में गठित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह के द्वारा यह गठित करवाया गया था। किस लिए गठित की गई थी? यह भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर को बनाया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? 2006 में सौंपी थी। और यह रिपोर्ट यदि आपसे पूछ ले कितने पन्नों की थी? 403 पन्नों की थी। और 403 पन्नों की रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों के समावेशी विकास के लिए सुझाव और समाधान थे। दोस्तों सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर कलम कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 10वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों प्रस्तावना संशोधित किया जा सकता है, एक बार संशोधन भी हो चुका है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को भी संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को भी संशोधित किया जा सकता है। तो कौन संशोधित नहीं किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा संशोधित नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत लक्षण है, भाग है, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल। ग्यारहवां सवाल है, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आसान भी है, आप आंसर कीजिए फटाफट। किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। यदि आपसे पूछ ले कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यही कारण है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे कभी भी पद से हटा सकता है। राज्यपाल की अवधि कितनी होती है? उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होती है, यदि उसे राष्ट्रपति के द्वारा न हटाया जाए। लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद भी तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी पद पर बना रहता है तो उसका वेतन किस प्रकार निर्धारित होता है? वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों इस फैक्ट को निकालने में काफ़ी मेहनत हो रही है, तो आप रिक्वेस्ट है कि आप इस फैक्ट को नोट ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 12वां सवाल, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। किस अनुच्छेद में है? 253 में है। अगला सवाल। अगला सवाल है, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जब मंडल आयोग बनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई थे। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 में किया गया था। किसकी सरकार के द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में? बीपी मंडल के नेतृत्व में।
इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 3743 जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में बताया था। 1990 में बीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छानुसार छोड़ दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, किसने कहा था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केटी शाह ने कहा था। केटी शाह, यदि आपसे पूछ ले केटी शाह का पूरा नाम क्या था? खुशाल तलछी शाह इनका पूरा नाम था। वे एक भारतीय अर्थशास्त्री अधिवक्ता थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से संबंधित अनुसूची कौन सी है? नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। देख लेते हैं अगला सवाल। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1951 में जोड़ी गई थी। यदि आपसे पूछ ले कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था और इसके द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों को संशोधित किया गया और 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए थे। 9वीं अनुसूची को भी संविधान में इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 31 क में क्या है? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई है और 31 ख में 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों को वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विदेशी क्षेत्राधिकार किस सूची में आता है? विदेशी क्षेत्राधिकार किस सूची में आता है? सही आंसर हो जाएगा केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची 3 सूचियों से संबंधित है। वह सूची कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ के विषय होते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को जाता है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को और विधानमंडल दोनों को है। एक विषय होता है अवशिष्ट विषय, जिसका विषय न तो संघ में होता है, न राज्य में होता है, न समवर्ती सूची में होता है। ऐसे विषयों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18वां सवाल क्या कहता है? भारत ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री किस दशक में देखे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90-2000 के दशक में देखे थे। भारत ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री 2000 के दशक में देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 19वां सवाल है, जनता दल सेक्युलर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
जनता दल सेकुलर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा की गई थी। जनता दल सेकुलर कर्नाटक की एक राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो शेयर को एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सा रिट जारी किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो कौन सा रिट जारी किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। रिट यदि आपसे पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, प्रोविजन, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। और गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली थे। दूसरा प्रशासनिक आयोग कब बनाया गया था? 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था और इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? निम्नलिखित में किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सबसे बाद में गठित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा शिवसेना। शिवसेना की स्थापना 1966 में बाल ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। 24वां सवाल है, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। देख लेते हैं अगला सवाल। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 25वां सवाल है, सार्वजनिक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है डेली, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।